हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवेल फिरंगी का 7वां भाग। ये आप क्या कह रहे हैं? गृह मंत्री ने बुरी तरह हैरान होकर कहा। किसी बैंक के लॉकर से कुछ मिला है और उसे आप मुझे नहीं दिखाएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाना चाहेंगे? जी, अजय ने शालीनतापूर्वक कहा। आप जानते हैं ना कि हम इस देश के गृह मंत्री हैं और आपकी एजेंसी हमारे ही मंत्रालय के अधीन काम करती है। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? लहजा अब भी शालीनता भरा था। भला मुझसे बेहतर इस बात को कौन जान सकता है? और फिर अगर मुझे ये इल्म ना होता कि मैं आपके अधीन काम करता हूँ तो आप ही के पास क्यों आता? सीधे प्रधानमंत्री के पास ही क्यों ना चला जाता? मैं उनसे आप ही की मार्फत दिल मिलने के बाद लॉकर से निकली चीज़ उन्हें दिखाना चाहता हूँ। लेकिन वो चीज़ हमें नहीं दिखाओगे? समझने की कोशिश कीजिए सर, मैं मजबूर हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है? जो चीज़ मैं प्रधानमंत्री को दिखाऊंगा उसके बाद उन्हें फैसला करना है कि उस चीज़ के बारे में वे किस किस को बताना चाहेंगे। अगर आप उनकी चॉइस के लोगों में शामिल हुए तो सुनने के बाद समझ जाएंगे कि इस वक्त मैं कितनी बड़ी मजबूरी का शिकार हूँ। उसकी ये बात सुनकर गृह मंत्री तुरंत कुछ नहीं बोले, सिर्फ उसकी तरफ देखते रहे, जैसे जाने क्या जांचने की कोशिश कर रहे हो। फिर थोड़े कड़क लहजे में कहा, तुम जानते हो ना मिस्टर अजय कि हम इसी समय तुम्हें तुम्हारे पद से बर्खास्त कर सकते हैं। सॉरी सर, अजय ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा था। मुझे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है। गृह मंत्री और कुछ देर उसके चेहरे की तरफ देखते रहे। फिर अचानक ही उनके अपने चेहरे पर मौजूद कठोरता आग से घिर गए कपूर की तरह काफिर हो गई। होठ बहुत ही जीवंत मुस्कान लिए फैले थे। बोले, हमें तुम पर गर्व है मिस्टर अजय, और हम अपने से पूर्व उस गृह मंत्री को सलाम करते जिसने तुम्हें नियुक्त किया। मुल्क की सीक्रेट सर्विस का चीफ ऐसे ही किसी आदमी को होना चाहिए था। थैंक यू सर। ऐसा कहते हुए अजय के होठों पर औपचारिक मुस्कान आनी चाहिए थी, जो बिल्कुल नहीं आई। आती भी कैसे? उसके दिलो दिमाग में तो लॉकर से निकली चीज़ें चकरा रही थी, और जिसे उन चीज़ों के बारे में पता हो वो मुस्कुरा नहीं सकता था। मुस्कुराने की तो बात ही दूर, उस विषय के अलावा और किसी विषय पर बात तक नहीं कर सकता था। तभी तो शुष्क स्वर में बोला, आपने शायद मेरी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया सर, लेकिन प्रधानमंत्री से तो मतलब तुरंत मुलाकात नहीं हो सकती। वे इस वक्त मुंबई में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। शायद तुम्हें मालूम होगा कि इस चुनाव को जीतना हमारे लिए कितना अहम है। अगर हम मुंबई में हार गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी। आप और वे अपनी सरकार बचाना चाहेंगे या देश? देश? देश पर क्या आफत आ गई? अगर आफत नहीं आई होती तो मैं यहाँ बैठा आपसे ये बातें ना कर रहा होता। खास तौर पर आपको लांग कर सीधे प्रधानमंत्री से बात करने की बात तो बिल्कुल ही ना करता। अजय सीधे और सपाट शब्दों में कहता चला गया। अजय सीध अजय सीधे और सपाट शब्दों में कहता चला गया। बस यूँ समझिए गृह मंत्री महोदय कि देश पर इस वक्त ऐसी आफत आई हुई है जैसे पहले कभी नहीं आई थी। और करेले पर नीम चढ़ा वाली बात यह है कि उस आफत के बारे में उनके अलावा और किसी को भी नहीं बता सकता। हालात ऐसे हैं कि उन्हें सिर्फ उन्हीं को फ़ौरन, बल्कि फ़ौरन से भी पहले फ़ैसला लेना होगा कि इन हालात में क्या किया जाए। तुम तो हमारी उत्सुकता की आग में घी डाल रहे हो। प्लीज़ सर, उनसे मेरी बात करा दीजिए या मेरा मैसेज ही दे दीजिए। सीधे सीधे कहिए कि सीक्रेट सर्विस के चीफ का कहना है कि मुल्क इस वक्त ज्वालामुखी के दहाने पर खड़ा है। यदि देश उनके लिए अपनी पार्टी के चुनाव जीतने से ज़्यादा अजीज़ है तो फ़ौरन से पहले यहाँ आ जाए। इस वक्त जो भी करना है फैसला सिर्फ उन्हें लेना है। हम समझ सकते हैं मिस्टर अजय कि जब तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो तो मामला निश्चय ही सीरियस होगा, लेकिन अधीर अजय उनकी बात काट करके उठा। आप जितना भी समय बर्बाद कर रहे हैं सर, बस यूँ समझ लीजिए कि देश उतनी ही तबाही की तरफ जा रहा है। भेद जब खुलेगा तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह समय जो आप बर्बाद कर रहे हैं इसके लिए खुद ही खुद को माफ़ नहीं कर सकेंगे। एक बार फिर गृह मंत्री ने अजय को बहुत गौर से देखा और फिर बगैर कुछ कहे अपनी मेज़ पर रखे वायरलेस सेट पर किसी से संबंध स्थापित करने के बाद निर्णायक से लहजे में कहा, हम गृह मंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय इस वक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, फ़ौरन हमसे बात कराइए। अगर वे किसी सभा को भी संबोधित कर रहे हैं तो जितना कर चुके वही विराम देकर हमसे बात कहे। कहिए कि ये मुल्क की सुरक्षा का मसला है। यस सर, दूसरी तरफ से मुस्तैदी के साथ कहा गया। और पूरा 1 मिनट गुजरा नहीं था, उससे पहले ही वायरलेस पर दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री की आवाज़ उभरी। गृह मंत्री ने संक्षेप में उन्हें वे बातें बताईं जो उनके और अजय के बीच हुई थी। ये भी कहा कि मिस्टर अजय इस वक्त उन्हीं के पास बैठे हैं, और रिसीवर अजय की तरफ बढ़ा दिया। अजय ने अपनी बात कुछ इतने प्रभावशाली अंदाज में कही कि उधर से प्रधानमंत्री ने कहा, हम फ़ौरन निकल रहे हैं। अजय ने थैंक यू कहकर संबंध विच्छेद किया और बगैर एक पल भी गंवाए गृह मंत्री से बोला, प्रधानमंत्री महोदय अगर अपने निजी प्लेन से भी आएंगे तो यहाँ पहुँचने में 30 मिनट लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तब तक मैं न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हो आता हूँ। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर? गृह मंत्री बुरी तरह चौंके। वहाँ क्यों जाना है आपको? नहीं बता सकता, अजय ने पुनः सपाट स्वर में कहा।
यदि मुझे आपसे एक पर्ची नहीं चाहिए होती तो ये भी नहीं बताता कि मुझे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जाना है। पर्ची? ऐसी पर्ची जो ना सिर्फ मुझे रिसर्च सेंटर में एंट्री दिला दे बल्कि प्रोफेसर अनंत घोष से भी मिला दे। उस पर्ची पर अनंत घोष के नाम ये भी लिखना है कि मैं जो चीज़ उन्हें टेस्ट के लिए दूँ उसे वे तुरंत ही लेबोरेटरी में टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट मुझे दे दें। गृह मंत्री की आंखों के चारों तरफ का गोश्त सिकुड़ गया। अजय को बहुत ही गहरी नज़रों से देखते हुए बोले, प्रोफेसर अनंत घोष से आप क्या टेस्ट कराना चाहते हैं? सॉरी सर, आप हमें कितना भी कुछ ना बताएं, लेकिन इतनी बात तो हमारी समझ में आ रही है कि मामला कुछ यूरेनियम से कनेक्टेड है, क्योंकि प्रोफेसर घोष इसी के एक्सपर्ट है। अगर आपकी समझ में इतनी बात आ रही है तो मुझे आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इस मामले में देर करना मुनासिब नहीं होगा। टाइम बहुत कम है। मुझे न्यूक्लियर सेंटर जाना है। प्रोफेसर घोष से किसी चीज़ की जांच करानी है। जांच में उन्हें टाइम भी लग सकता है। उनकी रिपोर्ट लेकर मुझे प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने से पहले ही पहुँचना है। वाकई उसके बाद गृह मंत्री ने अजय का टाइम नहीं लिया। अगला दृश्य, सुबह के 4 बज रहे थे। नज़ीर एलिस का पर्सनल हेलीकॉप्टर एक ऐसे हेलीपैड पर लैंड हुआ जहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। हेलीपैड से थोड़ा हटकर एक शेड में उसकी कार खड़ी थी। नज़ीर, अल्फांसे, अनवार और इरशाद हेलीकॉप्टर से उतरकर ऐसी खामोशी के साथ गाड़ी की तरफ बढ़े जैसे सबको मालूम था कि अब उन्हें यही करना है। इरशाद अब तक हेलीकॉप्टर चला रहा था और आगे उसे गाड़ी चलानी थी। डेनमार्क और उसकी गाड़ी को वे उसके बंगले पर छोड़ चुके थे। गाड़ी के नज़दीक पहुंचते पहुंचते अल्फांसे ने पूछा, आप तो यहाँ से शायद राष्ट्रपति भवन जाएंगे? यकीनन, नज़ीर एलिस ने कहा। थोड़ी नींद भी लेनी होगी, दिन का प्रोग्राम बहुत थकाऊ रहेगा। हमें सिटी में कहीं ड्रॉप कर दीजिएगा। अनवार को तो मेरा इरादा यहीं ड्रॉप कर देने का है। मतलब? अल्फांसे ठिठका। नज़ीर एलिस ने गजब की फुर्ती के साथ हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाला और इसमें कोई शक नहीं कि अल्फांसे जैसे शख्स की आंखें भी ये नहीं देख सकी कि उसने गोली कब चला दी। बस धाएँ की एक आवाज़ गूंजी और साथ ही अनवार की चीख। गोली उसके सीने में लगी थी। पलक झपकते ही वह लाश में तब्दील होकर ज़मीन पर जा गिरा था। अल्फांसे हैरत से उसकी लाश को देखता रह गया और जब पलट कर नज़ीर एलिस की तरफ देखा तो उस वक्त नज़ीर ऐसे अंदाज में रिवॉल्वर की नाल से निकलते धुएं में फूंक मार रहा था जैसे किसी जंगली पक्षी का शिकार किया हो। इरशाद भी हैरान था। धुएं में फूंक मारने के बाद नज़ीर एलिस ने पलट कर बड़े ही खास अंदाज में अल्फांसे की तरफ देखा और कहा, तुमने ड्रॉप करने के लिए कहा और मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, और मुझे भी इसी तरह ड्रॉप करने वाले हो। अल्फांसे के मुंह से मानो लफ्ज़ नहीं देखते हुए अंगारे निकले थे। अरे नहीं, जालिम ने बहुत ही मज़ेदार अंदाज में कहने के साथ ठहाका लगाया, भला तुम्हें ड्रॉप कैसे कर सकता हूँ, वह भी इस अंदाज में? अभी तो तुमसे बहुत अहम काम लेना है। अल्फांसे उसे घूरता रह गया। घबराओ मत, अंदाज़ बड़ा ज़ोरदार था। अगर मुझे किसी को ड्रॉप करना होता है तो तुमने देखा ही है, मैं उससे बात नहीं किया करता, बस ड्रॉप कर देता हूँ। तुमसे बात कर रहा हूँ तो तू एक नंबर का मूर्ख है हरामज़ादे। अल्फांसे उसकी बात पूरी होने से पहले ही दहाड़ उठा। तेरे लिए अल्फांसे ने इतना बड़ा काम कर दिया और अभी तक ये भी नहीं जान सका कि अल्फांसे इस तरह ड्रॉप हो जाने वाली चीज़ है ही नहीं। अच्छा? नज़ीर एलिस ने ऐसी हैरानी प्रकट की जैसे उसे कोई आश्चर्यजनक बात पता लगी हो। अल्फांसे के तेवर, यहाँ तक कि उसकी गाली तक का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने इस तरह पूछा जैसे कोई सामान्य बात पूछ रहा। और किस तरह की चीज़ हो तुम? बताता हूँ कुत्ते, बताता हूँ मैं किस तरह की चीज़ हूँ। कहने के साथ भन्ना हुए अल्फांसे ने उस पर जंप लगा दी। नज़ीर ज़बरदस्त फुर्ती के साथ अपना स्थान बदलता हुआ बोला, यह तो गलत बात है। मेरे हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद तुम उस पर जंप लगा रहे हो। ज़रा भी खौफ नहीं खा रहे इसका? कदाचित अल्फांसे ने उससे इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए जगह खाली होने के कारण मुंह केवल ज़मीन पर जा गिरा। तुरंत ही वापस उठा वह और अभी पुनः उस पर झपटने वाला था कि नज़ीर एलिस ने उसकी टांग पर गोली चलाई। अल्फांसे ने फुर्ती से उछलकर खुद को बचाया। वेरी गुड। मुंह से ये शब्द निकालने के साथ नज़ीर ने इस बार उसके सीने को निशाना बनाकर टिकट दबा दिया। सन्नाती हुई गोली जाने कहाँ चली गई, क्योंकि जिस पर गोली चलाई गई थी वह तो हवा में कलाबाजियाँ खाता नजर आया। उस दृश्य को प्रशंसनीय नज़रों से देख रहा नज़ीर एलिस कह उठा, वाकई तुम आसानी से ड्रॉप हो जाने वाली वाक़ अधूरा रह गया उसका, क्योंकि उससे पहले ही हवा में कलाबाजी कार अल्फांसे की फ्लाइंग किक उसके चेहरे पर पड़ी थी। हलक से एक चीख निकली। उछल कर दूर जा गिरा वह कहीं रिवॉल्वर कहीं, मगर उतनी ही फुर्ती से खड़ा होता हुआ बोला, मानना पड़ेगा मिस्टर अल्फांसे, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसे ही पाया। बताने वाले ने जब यह बताया था कि तुम गोली से बच सकते हो तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जो गोली से बच सके। बस उसी बात को आजमा रहा था। तुमने ज़रूर ध्यान दिया होगा, पहली गोली मैंने टांग पर चलाई थी, ताकि अगर तुम्हारे बारे में बताने वाले ने डींग मारी हो और गोली तुम्हें लग जाए तब भी कम से कम ड्रॉप ना हो सको। सीने पर गोली तब चलाई
जब थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया कि वाकई अल्फांसे एक चमत्कारी आदमी का नाम है, और उसके बाद मुझे फ्लाइंग केक मारकर तो तुमने कमाल ही कर दिखाया। अल्फांसे का कमाल अभी तुमने देखा कहाँ है शहजाद पठान? वह गुर्राया। कमाल तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं मिस्टर अल्फांसे, मैं इस जंग को इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि अभी मुझे तुमसे बहुत महत्वपूर्ण काम लेना है। उस काम की मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, 10 करोड़, 20 करोड़। अब तो अल्फांसे 100 करोड़ में भी तेरे लिए काम नहीं करेगा हरामजादे। मारे गुस्से का उसका बुरा हाल था। ये तो नॉन प्रोफेशनल बात हुई मिस्टर अल्फांसे। भला ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? मेरे आदमी को मारने के बाद पूछता है क्या गलती हो गई? अनवार का खून बहाने के बाद चाहता कि मैं तेरे लिए काम करूं? अल्फांसे खुद पर जान छिड़कने वालों की जान लेने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता शहजाद पठान। बचा खुद को। कहने के बाद एक बार फिर उसने नज़ीर पर जंप लगाई। नज़ीर ने तेज़ी से अपना स्थान बदला, मगर अल्फांसे का घूसा वहीं उसके चेहरे पर पड़ा जहां वह स्थान बदल कर पहुंचा था। नज़ीर एलिस के हलक से चीख निकल गई। हवा में झन्नाने के बाद वह दूर जा गिरा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अल्फांसे ने इस बार उस पर सचमुच जंप नहीं लगाई थी। जंप लगाने का केवल उपक्रम किया था। असली जंप तो तब लगाई जब वह स्थान बदल चुका। अल्फांसे के सामने एक ही दाव 2 बार नहीं चलता पठान साहब। उठो और मेरा मुकाबला करने की कोशिश करो। यही समय था जब इरशाद ने तेज़ी से अपना रिवॉल्वर निकाला। उसे अल्फांसे की तरफ घुमाकर अभी वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि नज़ीर चीख पड़ा, ये क्या कर रहे हो इरशाद? शहजाद पठान पर से तुम्हारा विश्वास कब से उठ गया? अल्फांसे ने पलटकर इरशाद की तरफ देखा। नज़ीर एलिस ने कहा, रिवॉल्वर जेब में रखो। इरशाद ने वैसे ही किया। नज़ीर ने पुनः अल्फांसे से कहा, दोस्त, इस तरह तो तुम्हारे वे बाकी 1 करोड़ भी खटाई में पड़ जाएंगे जिन्हें मैं सुबह तुम्हारे अकाउंट में जमा कराने वाला था, अगर तुम मुझे मार डालोगे। इस बार अल्फांसे ने झपट कर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली और गुर्राया। अल्फांसे के बारे में इतना सुना है हरामी के पिल्ले, लेकिन ये नहीं सुन सका कि सौदे की तय हुई रकम अल्फांसे आदमी को मारने के बाद भी उसके हलक से निकाल लेता है। आश्चर्य। नज़ीर अली ने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि अल्फांसे दांतों पर दांत जमाए पूरी ताकत से उसकी गर्दन दबा रहा था। साफ नज़र आ रहा था कि इस वक्त उस पर जुनून हावी है और वह किसी भी सूरत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। नज़ीर उसकी आंखों में झांक रहा था, गुस्से से लाल सुर्ख हुई आंखों में। फिर वह उन्हीं आंखों के माध्यम से अल्फांसे के अंदर प्रविष्ट हुआ। अल्फांसे को जैसे झटका सा लगा। वह बड़बड़ाया, केशव पंडित, क्या इसकी आंखों के इसी जादू का जिक्र? सेंटेंस पूरा नहीं कर सका वह। दांत खुलते चले गए। नज़ीर एलिस की गर्दन पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ती चली गई। वह जैसे चाहकर भी अपनी आंखें नज़ीर की आंखों से नहीं हटा पा रहा था। देखते ही देखते उसके दोनों हाथ स्वतः उसकी गर्दन से हटे और बेजान से होकर हवा में झूल गए। नज़ीर एलिस के होठों पर मुस्कान थी, विजयी मुस्कान, वही जो ऐसे हर मौके पर होती थी। बोला, कैसा महसूस कर रहे हो? आप छोटे से बच्चे बनकर मेरे दिमाग में बैठे हैं, पद्मासन की मुद्रा में। आप हंस रहे हैं। नज़ीर के होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे बिगड़ैल सांड को वश में कर लिया हो। बच्चा बनकर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? मेरा नाम। क्या नाम है तुम्हारा? नज़ीर एलिस। अल्फांसे ने कहा। क्या करोगे? जो तुम कहोगे। सबसे पहली बात नोट करो, तुम्हें अपना असली नाम किसी को नहीं बताना है। क्या है तुम्हारा असली नाम? पता नहीं। गुड। नज़ीर एलिस ने उसकी आंखों से अपनी आंखें हटाने के बाद ऐसे अंदाज में उसके चारों तरफ घूमते हुए कहा जैसे रिंग मास्टर उस पिंजरे के चारों ओर घूमता है जिसमें शेर बंद हो। तुम अपना नाम हर एक को अल्फांसे बताओगे। क्या बताओगे? अल्फांसे। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अल्फांसे। अल्फांसे ने शब्द दोहराए। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अल्फांसे। तुम्हें इंडिया जाना है, बल्कि राजनगर। जाऊंगा। वहाँ मेरे 4 आदमी हैं। नाम? एजाज, रुखसाना, फ़ारूक और फ़तेह खान। नज़ीर एलिस आदेश देने वाले अंदाज में कहता चला गया। पर यह बात किसी को मालूम नहीं है कि वे मेरे आदमी हैं, खुद उन्हें भी नहीं। उन्हें यह पता है कि जो काम उन्हें करना है वह वक़ार खान ने सौंपा है। वे वक़ार खान के ही आदमी हैं। जी, अल्फांसे ने मासूम बच्ची की तरह कहा। नज़ीर ने पूछा, किसके आदमी हैं? वक़ार खान के। तुम्हें भी यही कहना है? यही कहूँगा। यह भी कि तुम भी वक़ार खान के आदमी हो। जो भी कुछ कर रहे हो वक़ार खान के कहने पर उसी के लिए कर रहे हो। जी, मैं यही कहूँगा। पर करोगे क्या? जो आप कहेंगे। तो सुनो। वह अपने होठों पर बहुत ही जहरीली मुस्कान सजाए बोला, वक़ार खान के उन आदमियों के पास एक परमाणु बम है। अल्फांसे ने केवल इतना ही कहा। जी। हिंदुस्तानी सरकार को उन्होंने धमकी दे रखी है कि अगर उसने जुम्मे के 2 बजे तक कश्मीर की आज़ादी की घोषणा नहीं की तो परमाणु बम में विस्फोट कर दिया जाएगा। वह कहता चला गया। परमाणु बम में विस्फोट के बाद क्या क्या होता है इस बारे में जानते हो ना? जी। हिंदुस्तानी सरकार को यह बता दिया गया है कि अगर उन्होंने राजनगर को खाली कराने की कोशिश की या किसी और तरीके से अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश की तो विस्फोट समय से पहले कर दिया जाएगा। क्या समझते हो तुम? क्या हिंदुस्तानी सरकार वक़ार खान के आदमियों का कहना मानेगी? जब यह धमकी दे दी गई है तो कैसे नहीं मानेगी?
उन्हें क्या राजनगर को तबाह कराना है? लेकिन 4 दिन वहाँ की सरकार चुप भी तो नहीं बैठ सकती। ये बात तो है। नज़ीर ने उसके दिमाग की परीक्षा ली। तुम्हारे हिसाब से वह क्या करेगी? कैसे निपटेगी वकार के आदमियों से? इस बात को तो वह खुद ही नहीं फैलने देना चाहेगी कि शहर में कोई परमाणु बम है और वह जुम्मे के दिन फटने वाला है, क्योंकि ऐसा होने पर तो ज़बरदस्त पैनिक फैल जाएगा, राजनगर में भगदड़ मच जाएगी और वकार के आदमी विस्फोट कर देंगे तो। गुड, वेरी गुड। नज़ीर ऐसा खुश नज़र आया जैसे अल्फान से उसकी परीक्षा में अव्वल आया था। तुम कम शब्दों में पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझ गए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी, इसलिए तो तुम्हें चुना है। अब ये बताओ कि ऐसे हालात में हिंदुस्तान की सरकार क्या करेगी? गुप्त रूप से अभियान चलाएगी। उनके जासूस ऐसे तरीके से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वकार के आदमी कहाँ हैं, जिससे किसी को उनके अभियान की कानों कान खबर न लगे, ना उन्हें, न वकार को और न ही राजनगर के किसी नागरिक को, क्योंकि ऐसा होते ही उनका काम बिगड़ जाएगा। वकार के आदमियों का पता लगाने के बाद क्या करेंगे वे? गुपचुप उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह उन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि वकार के आदमियों को इस तरह दबे पाँव दबोचा जाए कि उन्हें किसी भी तरह विस्फोट करने का मौका न मिले। और तुम्हारा काम होगा उनके ऐसे किसी भी प्रयास को रोकना, नाकाम करना, हर हाल में नाकाम करना। बोलो, कर सकोगे? आपका हुक्म मैं तो ज़रूर करूँगा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। परवाह नहीं। अगर कुछ ऐसा होता है कि वकार के वे आदमी तुम्हें नाकाम होते नज़र आते हैं, अर्थात ज़रूरत विस्फोट करने की है, लेकिन किसी भी वजह से वे नहीं कर पाते, तो ये काम तुम्हें करना है। 100% करूँगा, ये जानते बूझते कि सबसे पहले तुम ही मरोगे। आपके लिए मरूँगा। लेकिन सुनो, नज़ीर ने चेतावनी सी दी। हमारा पहला मकसद विस्फोट कराना नहीं, कश्मीर को आज़ाद कराना है। विस्फोट केवल 3 अवस्थाओं में होगा। पहली, अगर हिंदुस्तानी सरकार जुम्मे के 2 बजे तक कश्मीर की आज़ादी की घोषणा ना करे तो अपनी धमकी पूरी करनी होगी। दूसरी, अगर वह किसी भी बहाने से राजनगर को खाली कराने की कोशिश करे अथवा किसी और तरीके से अपने नागरिकों को सेव करने की कोशिश करे। तीसरी, अगर तुम्हें ये लगे कि बाजी हाथ से फिसलने वाली है, अर्थात उनके जासूस तुम्हारे इतने करीब पहुंच चुके हैं कि अब अगर विस्फोट नहीं किया तो सारा मिशन नाकाम हो जाएगा। मैं समझ गया। अगर वे कश्मीर की आज़ादी की घोषणा करते हैं, जो कि हमारे लिए घोर खुशी की बात होगी, क्योंकि हमारा असली मकसद यही है, लाखों आदमियों को मारना नहीं, तो कोई विस्फोट नहीं करना है। उस अवस्था में क्या करना है? पहली कोशिश बम को लेकर वापस पाकिस्तान लौटना, क्योंकि वह बहुत कीमती चीज़ है। दूसरी कोशिश, यानी इसमें कामयाबी ना मिले तो बम को वहीं डिफ्यूज़ करके पाकिस्तान लौटाना। बम डिफ्यूज़ कैसे होगा? उन चारों को पता है, यह भी कि उसमें विस्फोट कैसे होगा और यह भी कि डिफ्यूज़ कैसे होगा। तुम्हें भी बता दिया जाएगा ये, क्योंकि टेक्निकल बात है, इसलिए यहाँ नहीं समझाई जा सकती। जी। अब इस सारे मिशन में ध्यान से अपना पार्ट सुनो। अल्फान से खामोश रहा। वकार के आदमी जहाँ हैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस बता दिया जाएगा। इमारत के अंदर वे मोर्चा संभाले हुए हैं ही, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम होगा उस इमारत के बाहर रहकर 24 घंटे इमारत पर नज़र रखना, ख़ास तौर पर उस पॉइंट पर नज़र रखना जहाँ बम और चारों तरफ आदमी हैं। अगर ये लगे कि उन पर तुम्हारे अलावा कोई और भी नज़र रख रहा है, तो तुम्हारा काम उसे देखना है। उन चारों के अलावा अन्य कोई भी किसी भी हालत में उस पॉइंट पर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे किसी भी आदमी या पूरी फौज से भी कैसे निपटना है, ये तुम्हें खुद तय करना है। मेरे जीते जी कोई उन तक नहीं पहुंच सकेगा। प्लान में पहले क्योंकि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं समझी गई थी, इसलिए उन चारों को इस मिशन पर तुम्हारी नियुक्ति की कोई खबर नहीं होगी। सावधानी के कारण, क्योंकि मेरे और उनके बीच कोई संचार माध्यम नहीं है, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारी नियुक्ति की सूचना नहीं दे सकता। ऐसी अवस्था में तुम्हारे और उनके बीच गलतफहमी हो सकती है। वे तुम्हें अपना दुश्मन समझ सकते हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं तुम्हें अपने हाथ का लिखा एक खत दूंगा। जी। उसके बाद तुम्हें सीधे इंडिया में ड्रॉप किया जाएगा। अल्फांसे ने पुनः केवल इतना ही कहा। जी। आओ, कहने के साथ वह गाड़ी की तरफ बढ़ा। अल्फांसे ने इस तरह हुक्म का पालन किया था जैसे उसका ज़र खरीद गुलाम हो। इरशाद भी उनके पीछे पीछे गाड़ी की तरफ चल दिया था। उसका दिमाग बुरी तरह सन्ना रहा था। अगला दृश्य। लॉकर से निकला सामान एक गोल मेज़ के बीचों बीच रखा था। गोल मेज़ के 6 तरफ 6 कुर्सियों पर 6 व्यक्ति थे। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, अजय और अनंत घोष। उन सभी के चेहरों पर इस वक्त ऐसे भाव थे जैसे एक ही परिवार के मेंबर हो। उस परिवार का कोई सदस्य अकाल मृत्यु के मुंह में हो और उनमें से किसी की समझ में ना आ रहा हो कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। काफ़ी लंबी खामोशी के बाद अजय ने कहा, मैंने इस बारे में केवल प्रधानमंत्री महोदय को बताया था। इन्होंने आप तीनों को बताया और मैंने केवल प्रोफेसर अनंत घोष को। अनंत घोष को इस बारे में बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो भी सामान मेज़ पर है, इसकी टेक्निकल जानकारी केवल इन्हीं को है। और प्रधानमंत्री ने इस बात को बताने के लिए अपने इतने लोगों में से केवल आप ही तीनों को चुना। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र की सुरक्षा के
मसले पर इनके लिए आप तीनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और विश्वसनीय और कोई नहीं है। थैंक यू। दोनों मंत्रियों ने एक साथ प्रधानमंत्री की तरफ देखा। प्रधानमंत्री अपने होठों पर औपचारिक मुस्कान भी न ला सके। सच बात तो यह है कि मिस्टर अजय की उत्सुकता के कारण मेरा बुरा हाल है। गृह मंत्री ने मेज पर मौजूद सामान की तरफ इशारा करने के साथ कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। फैक्स के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये वो सामान है जो लॉकर नंबर 555 से निकला है। पर यह है क्या? रक्षा मंत्री ने पूछा। और इससे कैसे सिद्ध होता है कि उन लोगों के पास परमाणु विस्फोट करने की क्षमता है? हम यहीं बैठे बैठे मेज़ पर पड़ी इस पर्ची को कई बार पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति ने कागज़ की एक पर्ची की तरफ इशारा करने के साथ कहा, इस पर लिखा है कि यह हमारे बम में लगे HEU का नमूना है। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये अनंत घोष ने मेज पर पड़े धातु के एक वैसे ही टुकड़े की तरफ इशारा करने के साथ कहा जैसे कि पाकिस्तान की फैक्ट्री में अब केंद्रीय जैसों को पाकिस्तान की फैक्ट्री में अब केंद्रीय मशीनों से गुजारा जा रहा था। पर्ची के ज़रिए वे इसके बारे में बताना चाहते हैं। देखने में ये आपको किसी धातु का टुकड़ा लग रहा होगा, लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कौन सी धातु है। यकीनन, राष्ट्रपति ने कहा, यह यूरेनियम है। यूरेनियम? यूरेनियम ऐसा होता है? यह परिष्कृत यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, अब केंद्रीय मशीनों से गुजारा गया अति शुद्ध यूरेनियम। अनंत घोष ने उसे मेज से उठाया और हाथ में लेकर उसका वजन तौलता हुआ से बोला, यह आम धातु से बहुत ज़्यादा वजनी होता है। यानी इतने ही बड़े किसी पत्थर से यह 4 गुना ज़्यादा वजनी है। आप लोगों को शायद टेक्निकल चीज़ें बताने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आम भाषा में बता देता हूँ। सीधी बात यह है कि परमाणु बम इसी से बनता है। HEU से क्या मतलब हुआ? हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, घोष ने बताया। यह अतिशुद्ध यूरेनियम का ही वैज्ञानिक नाम है। हालांकि मैं इसे देखते ही समझ गया था कि यह अतिशुद्ध यूरेनियम ही है, लेकिन फिर भी अपनी लैब में गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोग्राफी पद्धति से इसकी जांच की और पाया कि इसकी शुद्धता किसी भी तरह 95% से कम नहीं है। अगर उनके पास इस शुद्धता का 25 किलोग्राम यूरेनियम हुआ तो परमाणु बम भी ज़रूर होगा। पर उनके इसे लॉकर में रखने से क्या सिद्ध होता है? उन्होंने हमें बताया है कि जिनके पास 95% शुद्धता का संवर्धित यूरेनियम है, मतलब वे ये कहना चाहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि हमारे पास परमाणु बम है। रक्षा मंत्री ने कहा, जी वे यही कहना चाहते हैं। गृह मंत्री बोला, पर सिर्फ यूरेनियम होने से क्या होता है? टेक्नोलॉजी के बगैर इससे बम नहीं बनाया जा सकता। उनके पास जो टेक्नोलॉजी हो उसे उन्होंने इस पेपर पर बनाया है। कहने के साथ अनंत घोष ने यूरेनियम का टुकड़ा मेज पर वापस रखकर एक ऐसा कागज़ उठा लिया जिस पर एक सर्किट सा बना हुआ था। उस पर कुछ फार्मूले भी लिखे थे। कागज़ उन्हें दिखाते घोष ने कहा, इस कागज़ के ज़रिए वे बताना चाहते हैं कि अपना बम उन्होंने इस फार्मूले से बनाया है। इसका अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनके पास न सिर्फ बम बनाने की टेक्नोलॉजी है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी से बना बम ज़रूर फटेगा। और ये सीडी? प्रधानमंत्री ने मेज पर पड़ी सीडी की तरफ इशारा करने के साथ पूछा, इसमें क्या है? कंप्यूटर में डालकर मैं इसे भी देख चुका हूँ। इसमें वे कोड है जो बम में विस्फोट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वे कोड विस्तार से बम के फटने की व्याख्या करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस सारे सामान से ये सिद्ध हो जाता है कि उनके पास न केवल बम है, बल्कि उसमें विस्फोट करने की क्षमता भी है। जी, पर यह बम राजनगर में कैसे पहुंच सकता है? इस पर विचार करने से पहले मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप सभी चौंक पड़ेंगे, अनंत घोष ने कहा। सबने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। उनमें अजय भी शामिल था, क्योंकि ऐसी कोई बात घोष ने अभी तक उसे भी नहीं बताई थी जिससे सुनकर वह चौंका हो। उसी ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर? मेरे ख्याल से यह बम पाकिस्तान में बना है। क्या? क्या? वाकई एक साथ सब चौंक पड़े। कई पलों के लिए वहाँ खामोशी और सिर्फ खामोशी छा गई, जैसे किसी पर कुछ कहते ना बन पड़ रहा हो। मुझे पहले ही शक था कि यह हरकत पाकिस्तान की हो सकती है। गृह मंत्री जब बोला तो लहजा सुलग रहा था। मैंने पहले ही कहा था और फिर कहता हूँ कि यह देश और ख़ास तौर पर शहजाद पठान यकीन के काबिल नहीं है, पर आप लोग मेरी सुनते ही नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री ने कहा, उसने हमेशा हमसे शांति के साथ रहने की बात कही है। एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाने के वादे करता रहा है। सर देख तो रहे हैं, अच्छे पड़ोसी का धर्म। हमारे ख्याल से हमें इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, राष्ट्रपति बोले। फिर घोष की तरफ पलटकर पूछा, आप ये बात किस आधार पर कह सकते हैं? कागज़ पर बने सर्किट और सीडी में जिन कंप्यूटर कोड्स को दर्शाया गया वे काफ़ी हद तक पाकिस्तानी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए बमों के कोड से मिलते हैं। पर केवल इसी से तो साबित नहीं हो जाता कि बम वहीं बना है, रक्षा मंत्री ने कहा। मुमकिन है किसी ने उनकी टेक्नोलॉजी चुराने के बाद ही ये काम किया हो। आप हमेशा उसके लिए पॉजिटिव अंदाज में सोचते हैं। एक बार फिर गृह मंत्री भड़का। मैं कहता हूँ
अगर इसमें सच्चाई भी है तो हमें शांति से काम लेना होगा। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया। उत्तेजित होने से समस्या हल नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है? राष्ट्रपति ने सवाल उठाया। फैक्स में तो कश्मीर की आज़ादी चाहने वालों ने उसे भी हमारे बराबर का ही दोषी कहा है। यहाँ तक लिखा है कि हमारे बाद उनसे भी कश्मीर आज़ाद कराया जाएगा। गृह मंत्री ने फिर कहा, यह सब कूटनीति है महामहिम। अगर कूटनीति है तो कूटनीति का जवाब कूटनीति से ही दिया जाएगा। एकाएक प्रधानमंत्री का चेहरा कठोर हो चला था। एक बार अगर ये सिद्ध हो गया कि यह हरकत पाकिस्तानी सरकार की है तो अब निश्चिंत रहे, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अजय बोला, इस संबंध में एक बात मुझे भी कहनी है। बोलिए, प्रधानमंत्री ने कहा। बात शहजाद पठान से कनेक्टेड है और वह सभी को चौंका देगी, लेकिन उस पर ज़रा गहराई से सोचिएगा। ब्रिटेन स्थित हमारे एक जासूस ने सूचना दी थी कि कहने के बाद वह नज़ीर एलिस के बारे में वह सब बताता चला गया जो सीक्रेट सर्विस को मालूम था। इसमें कोई शक नहीं कि सुनते सुनते हैरत के कारण उन सभी का हाल बुरा हो गया। गृह मंत्री ने तो कह भी दिया, इस सूचना को छुपाए रखकर आपने भारी गलती की है। इस बात को तो सारी दुनिया को बता देना चाहिए था। इसके बाद तो शहजाद पठान नाम की हस्ती खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकेगा वह। अगर वह काला अंग्रेज़ है, फिरंगी, वही नज़ीर एलिस है जिसे पाकिस्तान की जनता ने सिवाय से भगाया था, तो वहाँ के आवाम का भी उतना ही बड़ा दुश्मन हुआ जितना हमारा है। जनाब, अजय ने सम्मानपूर्वक कहा, ये बात हमें सिर्फ मालूम है, इसे साबित नहीं किया जा सकता। क्यों क्यों साबित नहीं किया जा सकता? गृह मंत्री अभी भी जोश में नजर आ रहा था। हमारा वह जासूस, वह मारा जा चुका है। मारा जा चुका है? गृह मंत्री भन्ना आ गया। ज़रूर उसी कमबख्त ने मरवाया होगा। सबूत मिटाने के लिए उसने। इस बात को हम जानते हैं सर। अजय ने पुनः उनकी बात पूरी होने से पहले ही कहा। गुप्तचरी की दुनिया ऐसे ही चलती है। विदेशों में हमारे जासूस भी वही करते हैं जो उनके जासूस यहाँ करते हैं। भेद खुलने पर हर जगह जासूसों का यही अंजाम होता है, और हम लोग इस बात तक से मुकर जाते हैं कि मरने वाले का हमारे मुल्क से कोई संबंध था। ताज़ा मिसाल नुसरत तुगलक की है। उन्होंने इतना सब किया, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया कि उनका उनके देश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भले ही हकीकत सारी दुनिया जानती हो, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। किया तब कुछ जा सकता है जब हमारे पास इसका कोई सबूत हो कि वे पाकिस्तानी जासूस हैं, और इस बात के सबूत कभी छोड़े नहीं जाते, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। सारे संसार में लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, और नज़ीर एलिस के बारे में तो उसकी सूचना से ज़्यादा हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो मर चुका है। आप समझ सकते हैं, हमने इस बात को अगर कहा भी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ही खंडन कर देंगे कि ये सब हवाई है। उनकी पठान से ऐसी कोई बात नहीं हुई। उल्टे ब्रिटेन और अमेरिका और हमारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि पाक अफगान सीमा पर बनने वाले अमेरिकी अड्डों से अंततः हम पर हमला किया जाएगा, तो इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? विजय विकास उन अड्डों को ध्वस्त करने निकल चुके हैं। उन्हें तो नुसरत तुगलक ने किडनैप। पाकिस्तान ने विजय विकास को भारत में ही रोके रखने का मिशन सौंपा था। वे अपना काम कर रहे थे। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अजय के होठों पर रहस्य में मुस्कान ने खेलना शुरू कर दिया था। वे उन्हें धता बताकर पाक अफगान सीमा पर पहुंच चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। एकाएक प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने मूल विषय से भटक गए लगते हैं। समस्या राजनगर में छुपा परमाणु बम है। बात क्योंकि पाकिस्तान पर आकर अटक गई थी, इसलिए हम शहजाद पठान के बारे में जो जानते हैं उसे आप लोगों के संज्ञान में लाना मुझे ज़रूरी लगा। लेकिन तुम्हारे बताए मुताबिक उसका उद्देश्य तो भारत पाक को मिलाकर एक करना और फिर उस पर हुकूमत करना है। वह भला कश्मीर की आज़ादी का ये खेल क्यों खेलेगा? बात तर्क संगत है, और कम से कम अभी वह ये कहना भी नहीं चाहता कि यह खेल वह खेल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो इस बात का कोई सबूत है ना ही इन्फॉर्मेशन। हाँ, प्रोफेसर घोष की जानकारी के बाद शक की सुई उधर घूमती ज़रूर है। सो मैं अपने जासूसों को इस पर लगाऊंगा। करना तो जो भी है आप ही को है। हम अपना काम करना खूब जानते हैं और करते ही रहते हैं। ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं जिनके लिए आपके दिशा निर्देशों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह काम ऐसा है। शायद पहली ही बार हमारे सामने ऐसा काम आया जिसमें मुझे आपके दिशा निर्देशों की ज़रूरत है। मैं स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है। क्या करना है, ऐसे क्या मतलब? रक्षा मंत्री ने कहा, वही करना है जो हमेशा करते हो। पता लगाना है कि दुश्मन कौन है, कहाँ है, उसे नाकाम करना है। किसी हालत में बम को नहीं फटने देना। इसके अलावा और क्या निर्देश हो सकते हैं? वह सब तो मुझे आपके निर्देश के बगैर भी करना ही था जनाब, और करूँगा भी। मगर प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिए। यह मसला आम मसलों जैसा नहीं है। खतरा परमाणु बम का है, और हमें सिर्फ 4 दिन दिए गए हैं। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन 1%, आधा % मान लीजिए कि हमें निर्धारित टाइम में कामयाबी नहीं मिलती तो क्या किया जाएगा? गृह मंत्री ने सख्त और निर्णायक अंदाज में कहा, आपको हर हाल में कामयाबी हासिल करनी है मिस्टर अजय। मिस्टर अजय ठीक कह रहे हैं, यह आम मसला नहीं है। एक प्रधानमंत्री बोले, विचार तो उन बातों पर किया ही जाना चाहिए जिनकी तरफ इनका इशारा है।
मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हम आतंकवादियों की इस धमकी को सार्वजनिक हो जाने दें? भला ऐसे कैसे होने दे सकते हैं हम? ऐसा हुआ तो सारे देश में बल्कि सारे संसार में हंगामा मच जाएगा और राजनगर में तो मानो तूफान ही आ जाएगा। गृह मंत्री कहता चला गया। आतंक फैल जाएगा, कोहराम मच जाएगा, सारे शहर में भगदड़ मच जाएगी। हर आदमी अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए, और ऐसा हुआ तो वे बम में विस्फोट कर देंगे। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी हालत में नहीं। और अगर 4 दिन गुजर गए, प्लीज़ कल्पना कीजिए, हमें कामयाबी नहीं मिली और अपनी धमकी के मुताबिक उन्होंने विस्फोट कर दिया तथा बाद में लोगों को बल्कि सारी दुनिया को पता लगा कि ये बात हमें 4 दिन पहले से पता थी और हमने छुपाए रखी, तो क्या होगा? क्या जवाब देंगे लोगों को? अजय की ये कल्पना इतनी भयावह थी कि किसी पर कुछ कहते न बन पड़ा। सब एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए थे। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, हमारे ख्याल से इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम समझे नहीं सर। जब कोई जब कोई होगा ही नहीं तो लोग सवाल किससे करेंगे? मतलब सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हम होंगे मिस्टर अजय। और ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों लाख लोग मर जाएं और इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बच जाए क्योंकि उसे विस्फोट की पहले से खबर थी। वे धीर गंभीर स्वर में कहते चले गए, ऐसी अशुभ घड़ी आई तो हम यहीं इसी शहर में होंगे, बल्कि इस पल से 4 दिन तक बस यहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे। भले ही कोई चुनाव हार जाए या कोई भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि पता नहीं वे कब विस्फोट कर दें। प्रधानमंत्री की इस बात को सुनकर वहाँ बहुत ही पैना सन्नाटा छा गया। सबके रोंगटे से खड़े हो गए थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद अजय ने कहा, यह वक्त भावुक बातों का नहीं है सर। तुमसे किसने कहा कि हम भावुक हो रहे हैं? प्रधानमंत्री ने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं मिस्टर अजय, ये बात हमने भावुकता के तहत नहीं कही है, बल्कि यह हमारा फ़र्ज़ होगा। कैप्टन अगर जहाज़ को नहीं बचा सकता तो उसकी ड्यूटी उसी के साथ डूब जाना होती है। क्या तुम हमें अपना फ़र्ज़ अदा न करने की सलाह दोगे? हम प्रधानमंत्री के शब्दों का आदर ही नहीं समर्थन भी करते हैं। एक एक राष्ट्रपति बोले, विस्फोट अगर होता है तो कोई और मरे या बचे, ये उसका नसीब, मगर हम 6 में से कोई नहीं बचना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल हम 6 ही हैं जिन्हें उस विस्फोट के बारे में पता है। और हम में से किसी के बचने का मतलब होगा इस मुल्क से गद्दारी, मुल्क की आवाम से गद्दारी और विस्फोट में मारे जाने वाले लाखों लाख बेगुनाह नागरिकों से गद्दारी। मेरे ख्याल से तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। ये बात एक बार फिर गृह मंत्री ने कही थी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा। मिस्टर अजय ने कल्पना करने के लिए कहा है जो वर्तमान हालात में ज़रा भी अप्रासंगिक नहीं है, और ये बात उस कल्पना के बेस पर ही हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर अगर हमारी सीक्रेट सर्विस नाकाम हो जाती है तब भी हमें कोई तर्क इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लाखों लाख बेगुनाह लोगों को इस तरह मर जाने दें। हम 6 अपनी जानें गंवाकर खुद को उन लाखों लोगों की हत्या से बरी नहीं कर सकते। हम मरें या जिएं, उन्हें हर हाल में बचाना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अंतिम क्षणों में, मान लीजिए जुम्मे के 1/58 मिस्टर अजय को कामयाबी नहीं मिलती तो हमें कश्मीर की आज़ादी की घोषणा कर देनी चाहिए। सबके दिमागों को झटका सा लगा। गृह मंत्री कहते चले गए, हो सकता है हमारी घोषणा सुनकर हमारी जनता में पत्थर मार मार कर मार डाले, मगर ये मौत उस मौत से लाख गुना बेहतर होगी जिसकी कुछ देर पहले बात की जा रही थी, क्योंकि अपनी जान देकर हम लाखों बेगुनाहों की जान बचा जाएंगे। और फिर हो सकता है भविष्य में जनता को हमारी मजबूरी के बारे में पता लगे और वह हमें माफ़ कर दे। राष्ट्रपति बोल उठे, गृह मंत्री ठीक कह रहे हैं। ठीक तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बड़बड़ाए, मगर सोचने मात्र से कलेजा कांप रहा है। हम यूं अपने हाथों से अपने मुल्क का सिर काट कर चंद सिरफिरों को कैसे दे सकते हैं? मेरे ख्याल से इस बात से कोई भी, आप भी इनकार नहीं कर सकते सर कि विस्फोट के बाद जो होगा, कश्मीर दे देना उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं, पलकें झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता स्वीकार में गर्दन हिलाते रह गए। फिर एक झटके से अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए और अजय से बोले, गृह मंत्री ठीक कह रहे हैं मिस्टर अजय। तुम्हारी नाकामी की अवस्था में हमारे सामने इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा। बस यूँ समझ लो कि अगर तुम जुम्मे के 2 बजे से पहले विस्फोट को होने से नहीं रोक सके तो हमारे मस्तक पर इस देश का मस्तक काट डालने का कलंक लग जाएगा। कहने के बाद एक पल के लिए भी वहाँ रुके नहीं, थके थके कदमों से अंदर वाले कमरे में चले गए। सभी ठगे से खड़े रह गए थे और अजय के दिमाग की नसें तो इस कदर थर्रा रही थी जैसे उसमें ज़बरदस्त चक्रवात चल रहा हो। अगला दृश्य, सड़क सड़क सड़क। एक कांटेदार हंटर प्रोफेसर परवेज़ हलीम के जिस्म से खाल उधेड़ रहा था। वह हंटर एक जल्लाद सरीखे आदमी के हाथ में था। हालांकि जल्लाद खुद पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन उसके हाथ बिजली किसी गति से चल रहे थे। परिणाम स्वरूप उस अजीब से कैद खाने में प्रोफेसर परवेज़ हलीम की चीखें गूंज रही थीं, डकराहट भरी चीखें। छत के साथ बंधी जंजीरों में वह उल्टा लटका हुआ था, जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं, सारा शरीर लहूलुहान। उस पर जगह जगह इस कदर कांटेदार हंटरों के निशान बने थे जैसे खून से लिथड़े अनेक सांप बने हुए। हंटर अपनी हर चोट के साथ परवेज़ हलीम का खून ही चारों तरफ नहीं छितरा देता था,
बल्कि उसके जिस्म के गोश्त को भी ऐसे रेशों में उछाल देता था जिनके कबाब बनाए जा सकते थे। एकाएक वहाँ मौजूद नज़ीर एलिस ने अपना हाथ हवा में उठाया। जल्लाद जैसे समझ गया कि उसे क्या करना है, वह रुक गया। एक तरफ कर बुरी तरह हाँफने लगा। उस कक्ष में पिटने वाला परवेज़ हलीम अकेला भले ही हो, लेकिन कक्ष के बाहर से और लोगों के भी उसी तरह चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जाहिर था कि वहाँ अलग अलग कक्षों में अनेक लोगों को उसी तरह पीटा जा रहा था। चारों तरफ इंसानी चीखों का बाजार गर्म था और उन्हीं चीखों के बीच से गुजरता नज़ीर उल्टे लटके परवेज़ के नज़दीक पहुंचा। ज़मीन की तरफ लटके हुए उसके बाल पकड़े और पूरी बेरहमी से झटके दे देकर उन्हें खींचता हुआ दांत भींच कर गुर्राया। तुझे बताना होगा प्रोफेसर, तुझे बताना होगा कि बम और डेटोनेटर तुम लोगों ने कहाँ छुपा रखा है। किसी कीमत पर नहीं, कौम के गद्दार। शब्दों के साथ प्रोफेसर परवेज़ के मुंह से भी खून निकल रहा था। ये बात तू मेरे मुंह से किसी कीमत पर नहीं उगलवा सकता। क्या समझता है तू? उसने परवेज़ के लहूलुहान चेहरे पर एक घूंसा जड़ा। तू नहीं बताएगा तो ये बात मुझे पता नहीं लगेगी। इस बार परवेज़ कुछ बोल नहीं सका। अपने मुंह से निकलती चीखों से ही फुर्सत नहीं थी उसे, और वही मौजूद था इरशाद। इस सब को देखकर वह बुरी तरह हैरान था। समझ नहीं पा रहा था नज़ीर क्या खेल खेल रहा है। तू जानता है ना, नज़ीर एलिस ने दांत किटकिटाए, इसी कैद खाने के दूसरे कमरे में, बल्कि तेरे बराबर वाले कमरे में प्रोफेसर अब्दुल हबीब भी तेरी जैसी पोजीशन में लटका हुआ है। उसकी भी इसी तरह चमड़ी उधेड़ी जा रही है। उसके टकराने की आवाज़ें भी तेरे कानों में ज़रूर आ रही होंगी। और उसी की क्यों, बहुत से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होंगी तुझे। ये सभी वे लोग हैं जिनका हाथ बम और डेटोनेटर चुराने में था, जो तुम दोनों के साथी हैं। तुम लोगों का सारा खेल खुल चुका है, सब पकड़े जा चुके हैं। तू ज़बान नहीं खोलेगा तो कोई और खोलेगा। जो बता देगा उसे उसकी ज़िंदगी इनाम दूंगा। बाकी सबको तो मुझे मौत के घाट उतारना ही है। बचा सकता है तो बचा ले अपनी ज़िंदगी। बता भी दोनों चीज़ें कहाँ हैं? खुदा के बंदों को मौत देने से ज़्यादा और तू कर भी कह सकता है, काफिर। बोलने लायक होते ही परवेज़ गुर्राया। बस यूँ समझ ले कि हमारे द्वारा बनाए गए जो बम तेरे शस्त्रागार में जंग खा रहे थे, उनमें से एक मजहब की खिदमत करने निकल पड़ा है। मतलब क्या है तेरा? मतलब क्या हुआ इस बात का? नज़ीर ने इस बार फिर दांत खटकाया। क्या तुम लोगों ने उसमें विस्फोट कराने का प्लान बना रखा है? और बनाए क्यों थे वे हमने? तेरे शस्त्रागारों में सड़ाने के लिए। परवेज़ दहाड़ता चला गया। अगर वे कौम के काम ही नहीं आए तो क्या फ़ायदा हुआ हमारी इतनी मेहनत का? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम लोगों के और भी साथी हैं। नज़ीर एलिस ने ऐसी एक्टिंग की जैसे उसके दिलो दिमाग पर बिजली गिरी। वे जो अभी पकड़े नहीं जा सके, वे तेरे हाथ कभी नहीं आएंगे जालिम, जिनका काम अभी बाकी है। तूने केवल उन्हें पकड़ा है जिनका काम खत्म हो चुका है, इसलिए हम में से किसी को पकड़े जाने का गम नहीं, मुझे और अब्दुल को भी नहीं। हम बम सेट करके उन्हें दे चुके हैं जिन्हें विस्फोट करना है। किन्हें करना है विस्फोट और कहाँ? ये तो तू हम में से किसी के मुंह से मरते दम तक नहीं उगलवा सकेगा कि विस्फोट कहाँ और क्यों होना है। हाँ। मैं थोड़ा रुका और फिर नज़ीर की खिल्ली से उड़ाता बोला, ये बता सकता हूँ कि हमने बम किसे सौंपा है, कौन करेगा उसमें विस्फोट। बता, बता कुत्ते। वकार खान। वकार खान? उड़ गए ना होश, हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम। परवेज़ कहता चला गया। मुझे मालूम था कि वकार खान का नाम सुनकर तेरा यही हाल होगा, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा तू, इसलिए तो उसका नाम बताया। बिगाड़ तो तब सकेगा जब वह तेरे हाथ आएगा। वकार खान नाम ही ऐसे छलावे का है जिसकी परछाई तक भी तेरे जैसे कुत्ते कभी नहीं पहुंच सकते। दुनिया की कोई ताकत उसे अपना काम करने से नहीं रोक सकती, इसलिए तो बम हमने उसे सौंपा है। अब हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जिस मकसद के लिए कुर्बानी दे रहे हैं वो पूरा होकर रहेगा। क्या बक रहा है हरामजादे? यह क्या बक रहा है तू? परमाणु बम में हुए विस्फोट का मतलब जानता भी है? वह इस अवस्था में भी व्यंग से हंसा। मैं नहीं जानता, जिसने उसे बनाया। तू जानता है जिसे परमाणु बम की ABCD तक नहीं पता? तुझे मालूम है उसके विस्फोट का मतलब? हाँ मुझे मालूम है, पर तुम भूल गए। तू और अब्दुल हबीब। तुम्हारे बाकी साथियों को तो क्या कहूँ, वे तो शायद कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे कि परमाणु बम फटने से कितना विनाश होता है, इसलिए ये सब कर बैठे। मगर तुम दोनों को क्या कहूँ? तुम दोनों तो अच्छी तरह जानते हो कि जहाँ वह फटेगा वहाँ क्या हाल हो जाएगा। इंसानियत की पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी परवेज़। जो जिंदे रह जाएंगे उनके बच्चे तब विकलांग पैदा होंगे। इतना विनाश, इतना कोहराम तुम कैसे मचा सकते हो? मैं ये सोच तक नहीं पा रहा हूँ कि तुम इंसानियत के इतने बड़े दुश्मन कैसे हो सकते हो। इंसानियत का दुश्मन तो तू है, तू। वह दहाड़ा। हमारा बम तो काफिरों पर कहर बनकर गिरेगा, लेकिन तू तो अमेरिका से मिलकर अफगानिस्तान में अपनी ही कौम को तबाह करने की तैयारियां कर रहा है। किस पर कहर बरसाएंगे वे अड्डे? नहीं, मैं ये कहर नहीं बरपने दूंगा। परमाणु बम में विस्फोट की कल्पना से जैसे सचमुच नज़ीर की रूह कांप गई। बता, कहाँ मिलेगा वकार खान? कहाँ है? क्या, कहाँ करना है उसे विस्फोट? नहीं बताऊंगा। परवेज़ ने अपने जबड़े कस लिए। नज़ीर एलिस ने पुनः कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही ताकि उसकी आर्मी का एक कर्नल भागता सा कमरे में दाखिल हुआ और बोला, प्रोफेसर अब्दुल हबीब बताने को तैयार हो गया है सर। नज़ीर ने उसकी तरफ घूम कर कहा, गुड, वेरी गुड।
आप मेरे साथ चलिए। देखा तूने, सुना तूने? एक बार फिर उसने परवेज़ की तरफ पलट कर कहा। जो मैं जानना चाहता हूँ, जो तू नहीं बता रहा, उसे अब्दुल हबीब बताने को तैयार हो गया। मतलब उसने अपनी जान बचा ली है। तुझे मरना है तो मर। कहने के बाद उसने जल्लाद को इशारा किया और तेज़ी से कर्नल के साथ बाहर निकल गया। इरशाद भी उनके पीछे लपका। परवेज़ दहाड़ा था। तेरा ये कर्नल झूठ बोल रहा है काफिर। अब्दुल भी मेरी तरह कुछ नहीं बता सकता। तुम हमें तोड़ने के लिए चाल चल रहे हो। इधर मेरे सामने कहलवाया है कि अब्दुल सब कुछ बताने को तैयार है। उधर अब्दुल के सामने कहा होगा परवेज़ सब कुछ बताने को तैयार है। फिर वह ऊंची आवाज़ में बोला, अगर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है अब्दुल, तो कुछ नहीं बताना इन्हें। मैंने भी कुछ नहीं बताया। हम मर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। सचमुच वह आवाज़ बगल वाले कमरे में उल्टे लटके अब्दुल के कानों में पहुंची थी और ठीक उसी समय पहुंची थी जिस समय कर्नल के साथ नज़ीर अली से वहाँ कदम रखा। इरशाद उनके पीछे था। अब्दुल हबीब की हालत परवेज़ से भी ज़्यादा ख़राब थी। उसके जिस्म से बहता खून बूंद बूंद करके फर्श पर गिर रहा था। मुंह से कराहें निकल रही थी। आंखें बंद थी। जिस जल्लाद के हाथ में हंटर था, इस वक्त वह शांत खड़ा था। लपकता हुआ नज़ीर सीधा अब्दुल के करीब पहुंचा और उसके गाल पर जोर से चाटा मारने के साथ बोला, बोल, तैयार है सब कुछ बताने को या और खुराक चाहिए? उसने इस तरह आंखें खोली जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। कमज़ोर आवाज़ में बोला, मुझे सीधा करो। ज़रूर करूँगा, लेकिन तब जब मेरे सामने कहेगा कि तू सब कुछ बताने को तैयार है। यह भी कि विस्फोट कहाँ होना है। मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे सीधा करो। नज़ीर एलिस ने जल्लाद और कर्नल को इशारा किया। अब्दुल को जंजीरों से निकाल कर फर्श पर पटक दिया गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे मुश्किल से सांस ले पा रहा हो। नज़ीर ने जल्लाद और कर्नल से कहा, तुम बाहर जाओ। उनकी क्या मजाल जो हुक्म का पालन न करते। उनके निकलते ही नज़ीर ने इरशाद से कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो इरशाद। इरशाद ने वैसे ही किया। उधर इरशाद दरवाज़ा बंद करके वापस आया। इधर नज़ीर घुटने मोड़कर अब्दुल के नज़दीक बैठा, बाल पकड़े और एक झटके से उसके चेहरे को ऊपर उठाता बोला, बता, कहाँ होगा विस्फोट? राजनगर में। उनका ये जवाब सुनकर नज़ीर एलिस मानो पागल हो गया। झपट कर दोनों हाथों से उसने अब्दुल की गर्दन पकड़ ली और दांत किटकिटाता हुआ बोला, बस हरामजादे बस। कौम की खिदमत करने की इतनी कुव्वत है तुझमें? इतना सा टॉर्चर भी नहीं झेल सका और फाड़ बैठा मुँह। तेरे जैसे कमज़ोर शख्स क्या कौम की खिदमत करेंगे? तुझे तो फ़ौरन मर जाना चाहिए। इधर अब्दुल ने उसे इस तरह देखा जैसे मिस्र के पिरामिडों को देख रहा। उधर इरशाद हैरान, जबकि नज़ीर एलिस ने हॉलस्टर से रिवॉल्वर निकालने के साथ एक एक लफ्ज़ चबाया था। तेरे जैसे कुत्ते तो एक सेकंड में मेरे सारे प्लान पर पानी फेर देंगे। ऐसे कमज़ोर मोहरों को तलाश करने के लिए ही तो मैं तुम सबको यहाँ लाया था। ये सब कर रहा हूँ। दुनिया में ढूंढने से किसी को ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो किसी को वह बता सके जो तूने मुझे अभी अभी बताया। तेरे जैसे हर कमज़ोर मोहरे का मैं एक ही अंजाम करूँगा, एक ही अंजाम। कहने के साथ उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली अब्दुल के भेजे का भन्नास उड़ाती चली गई। अगला दृश्य। केस तो हमने बहुत हल किए, हमारा काम ही है। अजय के लहजे में अजीब सी उत्तेजना थी। इंडियन सीक्रेट सर्विस का तो ऐतिहासिक संकटों से जूझना रहा, लेकिन जैसा संकट इस वक्त आया वैसा पहले कभी नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी हम पर डाल दी है। अगर हम नाकाम हो गए तो समझ लीजिए कि कश्मीर आतंकवादियों को देना पड़ जाएगा। चीफ के अल्फाज सुनकर और ख़ास तौर पर उसकी आवाज़ में मौजूद कंपन को महसूस करके अशरफ, विक्रम, नाहर, परवेज़ और आशा के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से कभी किसी ने अपने चीफ को भावुक होते महसूस नहीं किया था, परंतु इस वक्त उन सभी ने महसूस किया कि इंडियन सीक्रेट सर्विस का चीफ पहली बार भावनाओं में बह रहा है। शायद इसलिए अशरफ के मुंह से भी जोश भरे अल्फाज निकले थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर, कि जब तक हम में से एक भी जिंदा है तब तक कश्मीर तो क्या, ऐसे किसी सिरफिरे को भारत की 1 इंच ज़मीन तक नहीं दी जाएगी। नौबत ही नहीं आने दी जाएगी ऐसी। जैसा भी होगा इस विस्फोट को होने से रोका जाएगा। मैं आप लोगों से ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। अजय ने अपने लहजे को संयत करने की कोशिश के साथ कहा। आशा ने संभावना व्यक्त की, अगर उन्होंने समय से पहले विस्फोट कर दिया तो हम क्या कर सकेंगे? किया तो कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। ये बात आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं सर? इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि उनका पहला मकसद अपनी मांग मनवाना है, विस्फोट करना नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मांग नहीं मानी तो वे अपना कॉल ज़रूर पूरा करेंगे। पर क्या वे मान लेंगे कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमने ऐसी कोई कोशिश की तो वे विस्फोट कर देंगे। फैक्स में यह भी लिखा है कि उनकी नज़र बराबर हमारी गतिविधियों पर रहेगी। उनके मनोविज्ञान को पकड़ने की कोशिश करो विक्रम, अजय कहता चला गया। ये तो वे जानते ही हैं कि अपनी तरफ से हम उन तक पहुंचने की कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करेंगे। सो वे केवल हमारी कोशिश शुरू कर देने से विस्फोट नहीं करेंगे। विस्फोट वे मजबूरी में करेंगे, तब जबकि उन्हें यह महसूस हो जाए कि हमारा कोई जासूस उनके इतने नज़दीक पहुंच गया है कि बाजी उनके हाथ से फिसलने वाली, और बस हमें उन्हें यही महसूस नहीं होने देना है। दबोचना है तो उन्हें यह महसूस होने से पहले ही दबोच लेना है। ऐसा कैसे किया जाएगा? पूरा प्लान तो नहीं बता सकता,
क्योंकि वह तो अभी मुझे ही मालूम नहीं है। हाँ, दिमाग में हल्की सी रूपरेखा ज़रूर बन रही है। कैसी रूपरेखा सर? अजय इस वक्त देश से बाहर है, अजय ने कहा। हमने उसे कॉल कर लिया। आज शाम तक वह भी राजनगर में आ जाएगा। तब तुम्हें दो दो लोगों की 3 टीमें बनानी होंगी। 2 टीमें अपने साथ वह उपकरण लिए सारे राजनगर में भटकती फिरेगी जिनसे अतिशुद्ध यूरेनियम में से निकलने वाली विकिरणों को पकड़ा जाता है। इन मशीनों के बारे में हमें प्रोफेसर आनंद घोष ने बताया और उन्हें वही हमें मुहैया कराएंगे। अगर ऐसी मशीनें हैं तब तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, उत्साह में भरे नाहर ने कहा। उनके बम से विकिरणें निकल रही होंगी। टीमें जब सारे राजनगर में घूमेंगी तो उनमें से किसी न किसी टीम की मशीन विकिरणों को ज़रूर पकड़ेगी। इससे हमें पता लग जाएगा कि बम कहाँ है, और ये पता लगने का मतलब है आधा काम हो गया। उसके बाद तो बस कार्रवाई करनी बाकी रह जाएगी। नहीं नाहर, ये काम इतना आसान नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये बात वे पहले ही सोच चुके होंगे कि हम बम को ऐसे उपकरणों से ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और इसलिए उन्होंने बम को पहले ही अच्छी तरह पैक किया हुआ होगा। पैक करने से मतलब? उसे पैक करने के लिए केवल शीशे की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेसर अनंत मुझे बता चुके हैं कि यूरेनियम जितना शुद्ध होता है उससे निकलने वाली विकिरण उतनी ही कमज़ोर होती हैं। अगर उसे ठीक से पैक कर दिया जाए तो वे किरणें इतनी मात्रा में बाहर नहीं निकल पाती कि मशीनों से पकड़ी जा सके। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसी मशीनों का? नहार के उत्साह के गुब्बारे से हवा निकलती चली गई। और फिर आप व्यर्थ ही 2 टीमों को इस बेकार के काम में क्यों लगाएंगे? ऐसा करके हम उन्हें यह मैसेज देकर खुद पर हंसने का मौका देंगे कि हम इस बेवकूफ़ाना तरीके से उन्हें और बम को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय कहता चला गया। कोशिश यही रहेगी कि वे इस गलतफहमी का शिकार रहें कि हमारी तरफ से उन्हें ऐसे तरीके से तलाश करने की कोशिश की जा रही है जिसकी कल्पना वे पहले ही कर चुके थे, और जिससे 4 दिन में तो क्या 4 जन्म लेने पर भी उन्हें तलाश नहीं किया जा सकता। जबकि वास्तव में हमारी ये कोशिश नकली होगी, उन्हें भरमाने के लिए होगी। असली कोशिश किसी और तरीके से किसी और ही तरफ से की जा रही होगी। अब शायद तुम समझ गए होगे कि हम उन्हें भ्रम में रखकर उन्हें घेरना चाहते हैं, खुशफहमी में रखकर दबोचना चाहते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे उन्हें विस्फोट करने का मौका दिए बगैर काबू में किया जा सकता है। हमारे ख्याल से शर भड़के 1000वें हिस्से पहले भी उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि वे दबोचे जाने वाले हैं। बल्कि जिस खुशफहमी में हम उन्हें रखना चाहते हैं उसमें रहें तो बेहतर है। वेरी गुड सर, अच्छा प्लान है, आशा क्या उठी। मगर उन्हें दबोचने वाली टीम कौन से रास्ते से पड़ेगी? मेरा मतलब उन्हें कैसे पता चले लगेगा कि दुश्मन कहाँ और किस पोजीशन में? अगर ये भी हमें ही बताना पड़ा तो तुम लोग क्या करोगे? ये लफ्ज़ अजय ने कुछ ऐसे अंदाज में कहे थे कि आशा सब पका कर रह गई। मुँह से निकला, मेरा मतलब ये नहीं था सर। रास्ता तो फील्ड में उतरने वाली टीम, उस टीम को ही तलाश करना है जिसमें तुम और अशरफ होगे। अजय कहता चला गया। याद रहे, ये काम तुम्हें इस तरीके से करना है कि मीडिया तो मीडिया, आम पब्लिक तक को पता ना लग सके कि तुम कहाँ किस फिराक में घूम रहे हो, क्योंकि समझ ही चुके होगे कि खबर लीक होना भी इस केस में हमारी शिकस्त होगी। क्योंकि खबर लीक होने का मतलब है राजनगर में हंगामा खड़ा हो जाना, और हंगामा खड़ा होने का मतलब है आतंकवादियों द्वारा विस्फोट कर डालना। अगला दृश्य। फौरन अपने नितांत निजी कक्ष में मौजूद नज़ीर अली सिर्फ फ़ोन पर किसी से कह रहा था। इसी वक्त किसी अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पर हमारी स्पीच की सेटिंग करो। उनसे कहो कि हम केवल अपने राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक संदेश देना चाहते हैं, ऐसा संदेश जिससे इंसानियत की रक्षा होगी। दूसरी तरफ से जाने क्या कहकर फ़ोन रख दिया गया। इधर नज़ीर एलिस ने रिसीवर क्रैडल पर रखा, उधर कमरे ही में मौजूद इरशाद ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। नज़ीर एलिस ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके काले होठों पर बहुत ही भेद भरी मुस्कान उभरी। बोला, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी समझ में उसी दिन से कुछ नहीं आ रहा जिस दिन से मैं तुम्हारे और नुसरत तुगलक के साथ चोरी से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया गया था। बिल्कुल सही बात है सर, इरशाद बोला। शुरू में मैंने यही समझा था कि आप सचमुच नुसरत तुगलक के मुंह से विजय विकास की तारीफ सुनकर उनसे मिलने और ये जानने वहाँ गए थे कि वे कितने पानी में। लेकिन रुखसाना को देखते ही समझ गया कि मामला कुछ और है। उस मामले को उसी वक्त मैंने आपसे जानने की कोशिश भी की थी, मगर आप टाल गए। आपने कहा था कि अभी वक्त नहीं आया। बात नज़ीर ने पूरी की। जी, मगर अब वक्त आ गया। कम से कम तुम्हें बताने का वक्त ज़रूर आ गया, क्योंकि तुम मेरे पूरे विश्वासी हो। कहने के साथ उसने अपने कक्ष में बिछे ईरानी कालीन पर चहलकदमी शुरू कर दी थी। यकीनन मैं विजय विकास से मिलने नहीं गया था। इतना छोटा काम करने की मुझे फुर्सत भी नहीं हो सकती। वह तो सिर्फ नुसरत तुगलक को बहकाने का बहाना था। वास्तव में मैं रुखसाना से ही मिलने गया था। हालांकि उस मीटिंग की सेटिंग यहाँ यानी पाकिस्तान से ही हो गई थी। तुमने देखा होगा कि उस वक्त मैं अलग ही गेटअप में था। मतलब रुखसाना नहीं जानती थी कि वह शहजाद पठान से मिल रही है। अपनी समझ में वह वकार खान से मिली थी। पर रुखसाना कौन है? वह एक ऐसी कश्मीरी लड़की है जिसके माता पिता, भाई और बहन ही नहीं बल्कि पति और 2 साल का बेटा भी इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा मार दिए गए। इतना ही नहीं, उसके साथ रेप भी हुआ था। प्रतिशोध की आग में सुलगती हुई वह लड़की राजनगर में जा बसी।
और चमत्कार उसने ये कर दिखाया कि ऐसे लड़के लड़कियों की पूरी फौज खड़ी कर ली जिन्हें मानव बम कहा जा सकता है, अर्थात जो उसके इशारे भर पर अपनी जान गंवा सकते थे। आप उससे क्यों मिले? क्योंकि वो मुझे अपने काम की लगी थी। वकार के रूप में मैं उससे मिलते ही पूछा कि क्या चाहती हो। उसने सीधे और सपाट अंदाज में कहा, कश्मीर की आज़ादी। मैंने उसे समझाया कि अपनी टीम के बूते पर तुम जो छोटी मोटी आतंकवादी वारदातें कर रही हो, उनसे कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाएगा। उसने कहा कि मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन जो कर रही हूँ उससे ज़्यादा कर भी कह सकती हूँ। अगर आप कोई प्रस्ताव लेकर आए हो तो बताएं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैंने कहा कि प्रस्ताव तो मेरे पास बहुत जानदार है, लेकिन उसे मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब ऐसा कुछ करके दिखाओगी जिससे मुझे यकीन हो जाए कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करती, कुछ करके भी दिखा सकती हो। जवाब में उसने कहा, बताइए मुझे क्या करके दिखाना होगा। तब मैंने उससे कहा कि अगर तुम विजय विकास नाम के जासूस हो, जिन्हें अगर तुम राजनगर में रहती हो तो ज़रूर जानती होगी, को जेल भिजवा दो तो मान जाऊंगा कि तुम चाहे जो कर सकती हो। मेरे इस प्रस्ताव के पीछे दो कारण थे। पहला, उसे आजमाना, और दूसरा, नुसरत तुगलक को इस भ्रम में रखना कि मैं वहाँ वास्तव में विजय विकास के लिए गया था। रुखसाना ने छूटते ही कहा, कहिए तो उन्हें ख़त्म ही करा दूँ। मैं बोला, रुखसाना, किसी को ख़त्म करना आसान होता है। सही जगह पर एक गोली मारो, ताकतवर से ताकतवर आदमी ख़त्म, लेकिन उसे खिलाना मुश्किल होता है। और मैं आसान काम न करने में यकीन रखता हूँ, न कराने में। मुझे आज भी याद है कि मेरी ये बात सुनकर वह मुस्कुराई। उसने कहा था, वाकई आप घुटे हुए शख्स हैं। विजय विकास के खिलाफ अगर कोई काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो वह उन्हें जेल भिजवाना ही है, क्योंकि विजय इस शहर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बेटा है और विकास पुलिस सुपरिटेंडेंट का। और आपने मुझसे ये सबसे मुश्किल काम करने के लिए ही कहा है, लेकिन अगर आपने यही शर्त रखी है तो मैं ये मुश्किल काम करके दिखाऊंगी। ऐसा कहने के बाद उसने तुरंत जर्रा नवाज़ को बुलाया था और वह सब समझाया जो उसने विजय की गोटी पर जाकर किया। उसने मुझे यह भी बताया कि जर्रा नवाज़ के जिस्म में पहले से ही एक माइक्रोफोन फिट है, जिसके ज़रिए हम उसके आसपास होने वाली बातें सुन सकते हैं। उसके बाद का सारा हाल तुम जानते ही हो। विजय विकास की गिरफ्तारी के साथ ही मुझे यकीन हो गया कि रुखसाना मेरे काम की है। उसके पास मेरे काम के लायक टीम है। तब मैंने उससे कहा कि अगर तुम हिंदुस्तानी सरकार को यह धमकी दो कि इतने दिन में कश्मीर को आज़ाद नहीं किया गया तो राजनगर को परमाणु बम से उड़ा दिया जाएगा, तो कश्मीर आज़ाद हो सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार इस तरह अपने किसी शहर को नहीं उड़वा सकती। वह नाराज़ सी हो गई, कहने लगी, आप तो मजाक कर रहे हैं, भला परमाणु बम कहाँ से आएगा। मुझ पर और झूठी धमकी देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं की गई और जवाब में मैं कुछ भी नहीं कर सकी तो मैं ही नहीं रह जाऊंगी। उस वक्त मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा था, क्या तुम परमाणु विस्फोट करा सकती हो? उसने बेहिचक कहा, क्यों नहीं। लेकिन आप फिर मजाक करने लगे। भला परमाणु बम? मैंने पूछा, जानती भी हो परमाणु विस्फोट के बाद क्या क्या हो सकता है? उसने कहा, हिरोशिमा के बारे में खूब पढ़ा है। उसकी ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वह लड़की वह कर दिखाएगी जो मैं चाहता हूँ। बस उसके बाद क्या था? मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं अपने एक आदमी के साथ पाकिस्तान से तहलका भेजूंगा। परमाणु बम को मैंने यही कोड दिया था, क्योंकि तहलका ही तो मचाना था उसे। जवाब में उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह कर दिखाएगी जिसे संसार में कोई नहीं कर सका है। तो इसलिए आप खुद खुद आप इंडिया गए थे क्योंकि आपको रुखसाना से परमाणु बम के बारे में बात करनी थी? यकीनन, नज़ीर ने कहा। उस स्टेज पर मैं परमाणु बम का जिक्र तक किसी से नहीं करना चाहता था, तुम तक से नहीं, जबकि तुम जानते हो कि मेरे तुमसे ज़्यादा नज़दीक कोई नहीं है। दूसरी बात, उस हस्ती से मैं खुद मिलकर उसे परखना चाहता था कि वह कैपेबल भी है या नहीं, जिससे इतना बड़ा काम कराना था। इन दो कारणों से वहाँ मेरे ही जाना ज़रूरी था। रुखसाना से मिलकर आप हमारे पास आए। तब नुसरत तुगलक ने केशव पंडित का जिक्र किया और मैं प्रभावित होकर उससे मिलने गया। यकीनन वो शख्स मिलने काबिल था, उससे भी कहीं बड़ा महारथी जितना नुसरत तुगलक की बातों से लगा था। ये बात जानने के लिए मैं आज भी फड़फड़ा रहा हूँ कि उस पर मेरी आंखों का जादू क्यों नहीं चला। पर अब तो वे आपकी कैद में हो, उससे पूछ सकते हैं। पूछूंगा, ज़रूर पूछूंगा। इस राज को जाने बगैर तो मुझे चैन ही नहीं मिल सकता। पूछ तो अब से पहले भी लेता, लेकिन एकांत में उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला। डेनमार्क, अनवर और अल्फांसे साथ थे, और यह हिदायत तो तुम मुझे दे ही चुके हो कि किसी नए आदमी के सामने मुझे अपनी इस आर्ट का प्रदर्शन नहीं करना है, क्योंकि इससे ये बात खुल जाएगी, बल्कि साबित हो जाएगी कि मैं नज़ीर हूँ। लेकिन एक तरफ हमने नुसरत तुगलक को विजय विकास को इंडिया में ही रोके रखने का मिशन सौंपा, ताकि वे अपना मिशन पूरा करने पाक अफगान सीमा पर ना पहुंच सके। दूसरी तरफ अल्फांसो के द्वारा वहीं बुलवा लिया। ये क्या खेल था? मैं जानता था कि जो मिशन मैंने नुसरत तुगलक को सौंपा है उसमें वे एक बार को बखेड़ा भले ही खड़ा कर दें, परंतु कामयाब नहीं हो सकेंगे। विजय विकास बहरहाल विजय विकास है। उन पर काबू पाने के लिए अल्फांसे जैसा मोहरा ही चाहिए था। और फिर मेरा असली मकसद उन्हें भारत में रहने देना नहीं, बल्कि वहीं लाना था जहाँ इस वक्त
हैं। ये बात तो मैंने जानबूझकर प्रचारित की थी कि उन्हें पाक अफगान सीमा पर नहीं पहुंचने देना है, ताकि उनके दिमाग पर वहां पहुंचने का जुनून सवार हो जाए, वे अपना लक्ष्य वहां पहुंचना बना लें। और देख लो, वो मेरे चक्रव्यूह में उलझकर वहां पहुंच गए। लेकिन आप उन्हें भारत में क्यों नहीं रहने देना चाहते थे? अभी तक नहीं समझे? कहीं इसलिए तो नहीं कि वहाँ आपको परमाणु बम प्लांट करना था और आपको डर था कि अगर वे वहाँ रहे तो 100%, 100% यही बात थी। तुम बिल्कुल ठीक समझे, नज़ीर एलिस कहता चला गया। नुसरत तुगलक तो खैर बार बार कह ही रहे थे कि विजय विकास के रहते इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। वक्त ने मुझे भी इस बात पर यकीन दिला दिया। मुझे खुद भी लगने लगा कि जब भारत सरकार को परमाणु बम की धमकी दी जाएगी तो उन्हें संभालना रुखसाना के लिए मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद देखो, देखो मैंने कैसा षड्यंत्र रचा। इस तरफ से सफ़र करता तहलका भारत पहुंचा और उस तरफ से सफ़र करते विजय विकास इधर पहुंच गए। नज़र भले ही कहीं ना गया हो, कहीं ना आया हूँ, लेकिन इन दोनों यात्राओं का सारथी मैं ही था। तुम देख ही रहो कि इस वक्त जबकि भारत सरकार को इतनी गंभीर गंभीर धमकी मिली हुई है, उसे उन दोनों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपका मिशन तो नहीं इरशाद, नहीं। पाक अफगान सरहद पर स्थापित होने वाले अमेरिकी अड्डों से भारत पर हमला करना मेरा मिशन किसी समय हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ इरशाद। अचानक ही नज़ीर एलिस बहुत उत्तेजित नजर आने लगा। वह दांतों पर दांत जमाए अंतरिक्ष में आंखें टिकाकर कहता चला गया, और ऐसा मेरी मर्ज़ी से नहीं है। हरामजादे अमेरिका ने मुझे धोखा दिया है। शुरू में यही बात थी कि वह अफ़गानिस्तान से निपटने के लिए हमारी सरहद का इस्तेमाल करेगा और बाद में उन्हीं अड्डों से हिंदुस्तान पर अटैक करेगा। लेकिन कंट्रोल रूम स्थापित होने के बाद अमेरिका मुकर गया। कहने लगा कि इन अड्डों से भारत पर हमला नहीं किया जाएगा। आप करार रद्द कर देते, फिर उनका काम क्यों जारी है? क्योंकि ये मुल्क जिसकी गद्दी पर इस वक्त मैं बैठा हूँ, अभी अमेरिका जैसे देश से इतना बड़ा पंगा लेने की हैसियत नहीं रखता। उसने आर्थिक मदद भी बंद कर दी तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। मगर सबक तो एक दिन मैं उसे भी सिखाऊंगा। नज़ीर उसे भी बताएगा कि वह क्या चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बता रहा था कि मेरा असली मिशन विजय विकास से अमेरिकी सैनिक अड्डों को बचाए रखना नहीं, बल्कि कश्मीर को आज़ाद कराना या राजनगर को तबाह करना था। नज़र भले ही कुछ आ रहा हो, लेकिन काम शुरू से इसी मिशन पर चल रहा था। मेरे ख्याल से तो आपका मिशन ये भी नहीं था, इरशाद ने कहा। कि आप खुद ही भूल गए कि आपका मिशन भारत पाक को एक करके उस पर हुकूमत करना था? था नहीं इरशाद, था नहीं है। तो आप कश्मीर को आज़ाद कराने में कहाँ जा उलझे? ये परीक्षण है दोस्त, सिर्फ परीक्षण। मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक सरकार परमाणु बम के विस्फोट की धमकी से इतना झुक सकती है या नहीं, कि वह करने को तैयार हो जाए जिसे किसी भी हालत में नहीं कर सकती। इस झटके में अगर कश्मीर आज़ाद हो जाए तो हो जाए, मेरा क्या जाता है। हाँ, एक बार अगर इस धमकी में आकर भारत सरकार ने कश्मीर को आज़ाद कर दिया तो मुझे रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। और फिर मेरे पास 11 बम हैं। 4 हिंदुस्तान के शहरों में रखे जाएंगे, 3 पाकिस्तान के शहरों में। कश्मीर और बांग्लादेश के लिए दो दो ही काफ़ी होंगे। ऐसा करने के बाद जब आतंकवादी चारों देशों को धमकी देंगे कि एक दूसरे में विलय हो जाए, नहीं तो विस्फोट कर दिए जाएंगे, तो थोड़ी सी ना नुकर के बाद सबसे पहले मैं ही आतंकवादियों के सामने समर्पण करूँगा। उसके बाद भारत को करना होगा। कश्मीर तथा बांग्लादेश की तो कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी। उसके बाद संयुक्त भारत पर हुकूमत करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर भारत सरकार रुखसाना के सामने नहीं झुकी तो मैं समझ लूँगा कि परमाणु बम से काम बनने वाला नहीं है। इंडिया पाक को एक करने के लिए कोई और तरीका ईजाद करना पड़ेगा। बहरहाल हुकूमत तो मुझे संयुक्त हिंदुस्तान पर ही करनी है। इसका मतलब अब आपको सिर्फ जुम्मे का इंतज़ार है। खुदा न चाह तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। रुखसाना लड़की इतनी तेज़ है, वह सामने वाले को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं देती। उसके एक आदमी ने वॉशिंगटन में जाकर फैक्स किया और बस इतना काम करने के बाद आत्महत्या कर ली। दूसरे ने लॉकर में सामान रखा और मौत के फंदे पर झूल गया। इससे आगे मैं ये चाहता था कि जहाँ बम है, किसी तरह मुझे ये पता लगता रहे कि वहाँ क्या हो रहा है, ताकि संकट की घड़ी में कुछ कर सकूँ। मगर उस होशियार लड़की ने मना कर दिया। कहने लगी कि वैसे कोई संकट खड़ा हो या ना हो, लेकिन अगर आपने हमारे हम से संपर्क में रहने की गलती की तो संकट ज़रूर खड़ा हो सकता है। क्योंकि आजकल के जासूस ज़्यादातर कम्युनिकेशन के साधनों से सूत्र पकड़कर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सुरक्षित यही रहेगा कि हम एक दूसरे से संपर्क बनाने की कोशिश ना करें, ताकि किसी तरह से ट्रेस ही ना हो सके। मैंने तो अपना कोई आदमी इस काम तक पर नहीं लगाया कि वह इंडियन जासूसों पर नज़र रखे। वह किसी भी मुजरिम की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि सबसे पहले जासूसों की नज़र में नज़र रखने वाले ही आते हैं और फिर वे उन्हीं को सीढ़ी बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। एक आपका आदमी और 3 हम, बस। इन 4 के अलावा ना तो किसी को ये पता होगा कि हम कहाँ हैं। बस इतनी सावधानी बरतनी है कि कोई हम तक हमारी गैर जानकारी में ना पहुंच सके। इसके लिए हमने ऐसी जगह चुन ली है जहाँ से खुद तक पहुँचने की कोशिश करने वाले को हम काफ़ी पहले देख लेंगे
और अपना एक्शन निर्धारित कर लेंगे। वो पट्टी तो मुस्तक को उस स्थान का पता बताने को तैयार नहीं थी जहाँ वे चारों बम के साथ हैं। कहने लगी कि इसकी क्या ज़रूरत है, अंजाम जो भी होगा आपको भी सारी दुनिया के साथ जुम्मे को पता लग जाएगा। कश्मीर आज़ाद होगा तब भी, विस्फोट होगा तब भी। वह तो जो जब मैंने ही ज़्यादा ज़िद की तो उसने बता दिया। तो फिर आपने अल्फांसे को? हाँ, मुझे मालूम था कि तुम ये सवाल ज़रूर करोगे कि जब मैं रुखसाना से इतना संतुष्ट हूँ तो अल्फांसे को वहाँ क्यों भेजा। नज़ीर एलिस ने कहा, यह मेरी फिर एक वैसी ही चाल है जैसी नुसरत तुगलक के ऊपर अल्फांसे को भेजने की थी। इसमें शक नहीं कि मैं रुखसाना उसकी टीम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन रुखसाना रुखसाना है, इरशाद, और अल्फांसे अल्फांसे। उस अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे ये डाउट था कि अगर उसे किसी तरह ये पता लग गया कि राजनगर परमाणु बम के दहाने पर है और इसलिए मैंने उसके ज़रिए विजय विकास को भारत से हटवाया है, तो वह पैतरा बदल सकता है। गौर करो इरशाद, किसी भी जगह परमाणु विस्फोट हो, ज़्यादातर लोग इस बात को पचा नहीं पाते। कहीं ना कहीं उनमें इंसानियत जग जाती है। उनका मानना होता है कि और भले ही चाहे जो हो जाए, लेकिन लोग उस तरह नहीं मरने चाहिए जिस तरह हिरोशिमा में मरे थे। अल्फांसे के दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि उसे मालूम है कि विजय विकास कहाँ कैद है। वह उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर सकता था, और अब तो मुझे भी यकीन हो चला है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह काम ना हो जिसे अल्फांसे नाम का शख्स करना चाहे। इसका तो सीधा सा इलाज था, आप उसे भी कैद कर लेते। कम से कम जुम्मे तक तो ऐसा कर ही सकते थे। मैं सीधे इलाज अपनाता कब? मतलब जब मुझे ये सोच सताने लगी कि परमाणु बम की सूचना पर अल्फांसे पलटी मार सकता है, तो पहला ख्याल मेरे दिमाग में भी उसे कैद करने का ही आया था। लेकिन फिर सोचा, ये तो प्रतिभा को वेस्ट करने जैसी बात हो जाएगी। असली चीज़ तो प्रतिभा को अपने हक में इस्तेमाल करना है। उस अवस्था में तो ऐसा न करना निहायत ही हद दर्जे की बेवकूफ़ी होगी, जबकि कुदरत ने मुझे प्रतिभाओं को अपने हक में इस्तेमाल करने की आड़ भी दे रखी है। पर इसमें आपको अपनी आर्ट इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि अल्फांसे एक प्रोफेशनल आदमी है। रकम चाहे जो भी सेट होती, लेकिन वह पैसे लेकर यह काम करने को तैयार हो सकता था। मेरे ख्याल से नहीं होता। वजह पहले ही बता चुका हूँ, परमाणु विस्फोट कराना हर किसी को हजम नहीं होता। अल्फांसे उनमें से हो सकता है। ओह, अब कहो, अल्फांसे नाम के शख्स को कैद में डालकर वेस्ट कर देना मुनासिब था, या जो किया वह मुनासिब रहा? नज़ीर एलिस इसके जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर कहता चला गया। एक तरफ मैंने खुद को उसके पलटी मार जाने से सुरक्षित कर लिया, दूसरी तरफ अपने हक में इस्तेमाल कर लिया। रुखसाना और उसके साथी भले ही चाहे जितने होशियार हो, लेकिन उन्हें अल्फांसे जैसी हस्ती के कवच से ढक देना मेरे लिए निहायत ही ज़रूरी था, जो कि मैंने किया। इस बात को तुम यूँ भी कह सकते हो कि मैंने फ्री में अल्फांसे जैसी शख्स की सेवाएं हासिल कर ली है। ये बात तो तुम समझते ही हो कि जब तक मैं नन्हा सा बच्चा बनकर उसके दिमाग में समाधि लगाए हुआ, तब तक वह मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं कर सकता। और ये वकार खान का क्या चक्कर है? नज़ीर एलिस ने उल्टा सवाल किया। क्या इस चक्कर को भी अभी तुम्हें डिटेल में समझाने की ज़रूरत है? जहाँ तक मैं समझा हूँ, इरशाद ने कहा, आपने बम और डेटोनेटर चुराने से लेकर उसे राजनगर भिजवाने तक का सारा काम इसलिए वकार खान बनकर किया ताकि उस कैद खाने में बंद लोगों से लेकर भारत में मौजूद रुखसाना और उसके आदमी तक एक सुर में यह कहें कि ये काम वकार खान ने कराया। तुमने देखा ही, खुद को वकार खान का आदमी समझने वाले ये लोग शहजाद पठान को कितनी गालियाँ देते हैं, किस कदर कौम का गद्दार समझते हैं उसे। यही सब तुम्हें चाहता था, शहजाद पठान को दुनिया के सामने ये जाहिर करना है इरशाद कि वकार खान के आदमी ने मेरे खजाने से एक परमाणु बम चुराकर यह सारा खेल खेला है। और और जब मुझे ये बात पता लगी, जब मुझ पर इनके द्वारा की गई चोरी का भेद खुला, तो मैंने इनका क्या हश्र किया। मैं ये तो चाहता हूँ कि वे दुनिया के सामने वकार खान का नाम लें, लेकिन ये नहीं चाहता कि कोई भी ये कहे कि बम राजनगर में कौन उगल सकता है, कौन नहीं। ये परखने के लिए मैंने उन्हें टॉर्चर किया, और तुमने देखा, जिसने वह उगला जो कि मैं नहीं चाहता था कि उगला जाए, उसका मैंने क्या अंजाम किया। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब इस बारे में वकार खान को पता लगेगा तो वह भौचक्के रह जाएंगे। दुनिया को बताएगा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, पहली बात, अगर वह ऐसा कहता भी है तो दुनिया यकीन नहीं करती। दूसरी बात, ऐसा कोई खतरा मैंने पाला ही नहीं। कहने के साथ वह कमरे में रखे एक बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ा और एक झटके से उसे खोल दिया। ये देखकर इरशाद के अलग से चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें एक लाश खड़ी हुई थी, मुंह से हकलाहट निकली। क्या ये वकार खान है? मैं इसे आज के दिन के लिए ज़िंदा रखना चाहता था ताकि इसे एनकाउंटर कराकर दुनिया को बता सकूं कि बम और डेटोनेटर चुराने वाले लोगों के बयानों के आधार पर मेरे आदमी जब इस तक पहुंचे तो इसने फ़रार होने की कोशिश की, मगर कमबख्त के नसीब में इतने दिनों की ज़िंदगी भी नहीं थी। एक दिन इसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मैं खुद को इसे खुदागंज पहुंचाने से नहीं रोक सका। लेकिन खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
रेफ्रिजरेटर में मैंने इसे रखा ही इसलिए है ताकि जब दुनिया के सामने इसकी लाश पेश की जाए तो कोई ये साबित ना कर सके कि यह अभी नहीं मरा है। बहुत खूब जनरल साहब, बहुत खूब। एक नुसरत की आवाज़ गूंजी। मान गए कि आप अंग्रेज़ों के ज़माने के नुमाइंदे। सिर्फ नुमाइंदे ही नहीं है जामन की औलाद। आवाज़ तुगलक की थी। पूरे के पूरे अंग्रेज़ हैं ये, सॉलिड फिरंगी। इरशाद और नज़ीर चौंक कर तेज़ी से आवाज़ की दिशा में घूमे। तभी तो आज के ज़माने के हर महारथी को चक्कर घिन्नी बनाकर रख दिया। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे। छटंकी और खलीफा पट्टे की कैद में खुद को अंतर्राष्ट्रीय सूरमा समझने वाला हुजूर को दिमाग में सजा घूम रहा है। राजनगर बम की धार पर है। खुदा को क्यों भूल गया ढेकची के, नुसरत ने कहा। सॉरी, खुद को क्यों भूल गया ढेकची के, नुसरत ने कहा। तो ही कौन सा इनकी अंग्रेजियत से अछूता रह गया। कैसा उल्लू बनाया तुझे, उस काम पर लगा दिया जो पट्टे का मकसद ही नहीं था। नज़ीर अहले तेज़ी से सोच रहा था कि उनका क्या करना है।